हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। लर्न विद जावा सीरीज में आज हम log4j लॉगिंग फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉगिंग क्या होता है। व्हाट इज लॉगिंग? हम जब भी कोई सिस्टम डेवलप करते हैं या एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो हम उसमें लॉगिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं। और वो क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं कि रन टाइम पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारे सिस्टम का क्या स्टेट है ये समझने के लिए हम लॉगिंग इंप्लीमेंट करते हैं। लॉग मैसेजेस को पढ़ के, पोस्ट एग्जीक्यूशन लॉग मैसेजेस को पढ़ के हमें ये पता चल जाता है कि रन टाइम पे हमारा सिस्टम इंटरनली कैसे बिहेव कर रहा था। So logging means some way to indicate the state of the system at runtime. The log messages have to provide the required information to understand what the application does internally during runtime. तो execution के time पे हमारे system का क्या state है, वो कब start हुआ, कब stop हुआ, बीच में कब halt हुआ, तो जो भी हमारे system का state है वो हम पता कर सकते हैं log messages को पढ़ के। क्योंकि हम अगर कंसोल पे मैसेजेस को प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ही वो मैसेज अवेलेबल होता है और जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो वो मैसेज डिसअपियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम जावा में, सेलेनियम में जावा में हम system.out.println हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए। अभी अगर आप लोग सेलेनियम में जावा सीरीज में हमारे साथ शुरू से अगर जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि हमें कुछ भी मैसेज को प्रिंट करना होता है कंसोल पे तो हम system.out.println हम ये स्टेटमेंट यूज करते हैं मैसेज को कंसोल पे प्रिंट करने के लिए। मगर ये मैसेज क्या होता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम तक ही रहता है और एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो ये मैसेज डिसअपियर हो जाता है। तो अगर एग्जीक्यूशन के बाद हमें अपने एप्लीकेशन के आउटपुट को अगर हमें डीबग करना हो, एनालाइज करना हो कि यूजर ने कैसे इंटरेक्ट किया, फिर हमारे एप्लीकेशन का क्या आउटपुट रहा, एग्जीक्यूशन के बाद अगर हमें एनालाइज करना हो कि किस तरीके से हमारे सिस्टम ने यूजर इनपुट के साथ बिहेव किया, तो एग्जीक्यूशन के बाद हम कैसे पता करेंगे? तो एग्जीक्यूशन, पोस्ट एग्जीक्यूशन अगर हमें इस तरह की एनालिसिस करनी है तो उसके लिए हम लॉगिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम के बिहेवियर को हम लॉग कर लेते हैं लॉग मैसेजेस में। एक लॉग फाइल, एक सेपरेट लॉग फाइल हम मेंटेन करते हैं। उस लॉग फाइल में सिस्टम के बिहेवियर को, सिस्टम के आउटपुट को, इनपुट को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑपरेशन होता है किसी भी सिस्टम का लॉग मैसेजेस में। तो लॉग मैसेज क्या होता है, एक सेपरेट फाइल होता है, उसमें हम सिस्टम के सारे इनपुट आउटपुट को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम ने किस तरीके से बिहेव किया। सारी इंफॉर्मेशन जो सिस्टम की होती है वो सारी हम एक सेपरेट लॉग फाइल में हम मेंटेन कर लेते हैं। और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो बाद में वो लॉग फाइल को पढ़ के, वो लॉग मैसेजेस को रीड करके, उसको समझ के हम अपने एप्लीकेशन को एनालाइज कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जब भी रियल टाइम सिनेरियोज में हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट केसेस होते हैं और वो बहुत घंटों तक वो चलता रहता है टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन। तो भी उसमें से कुछ टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ स्किप हो जाते हैं, कुछ हॉल्ट हो जाते हैं, कभी सिस्टम कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टॉप हो रहा है। इन सारी चीजों को पोस्ट एग्जीक्यूशन समझने के लिए, इन सारी चीजों को पोस्ट एग्जीक्यूशन समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए अपने सिस्टम के बिहेवियर को, अपने स्क्रिप्ट के बिहेवियर को हम क्या करते हैं, हम लॉगिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। जिससे कि जब टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो हम ये समझ सके कि हमारा जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो कैसे बिहेव कर रहा था, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा था। तो लॉगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑटोमेशन टेस्टिंग का। तो अभी तो हमें ये समझ में आ गया कि हम लॉगिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। मगर इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अपने फ्रेमवर्क में? तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है log4j। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है log4j। log4j एक लॉगिंग फ्रेमवर्क है। log4j एक लॉगिंग फ्रेमवर्क है जो जावा में रिटर्न किया गया है, विच इज रिटन इन जावा, जो जावा में राइट किया गया है। ये एक ओपन सोर्स लॉगिंग एपीआई है जावा का। इस log4j फ्रेमवर्क को, इस एपीआई को यूज करके हम सिनोनिम विद जावा में अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में हम लॉगिंग मैकेनिज्म हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो हमें ये समझ में आ गया कि लॉगिंग क्या होता है और लॉगिंग को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। log4j लॉगिंग को हम किस तरीके से अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए हम log4j ये एपीआई यूज करेंगे, ये फ्रेमवर्क यूज करेंगे। अब इस log4j एपीआई को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने ऑटोमेशन कोड में, इसको समझने के लिए हम एक्लिप्स आईटी में चलते हैं। इसका हम रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे इसको यूज करेंगे।
एक्लिप्स आईडी हमने ओपन कर लिया। इसमें हमने एक ऑलरेडी मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है log4j के नाम से। सेलेनियम वेब ड्राइवर मैनेजर दोनों ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। form.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी और वेब ड्राइवर मैनेजर की डिपेंडेंसी, दोनों की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में सेलेनियम वेब ड्राइवर और वेब ड्राइवर मैनेजर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर डिटेल वीडियो बनाया मैंने सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें log4j को कॉन्फ़िगर करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, log4j को एक्लिप्स मेवन प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें ये कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी है। ये दोनों डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं log4j कोर की डिपेंडेंसी। अभी डिपेंडेंसी हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये डिपेंडेंसी हम मेवन रिपोजिटरी से कॉपी करेंगे। मेवन रिपोजिटरी से अपने लोकल रिपोजिटरी में हम डाउनलोड करेंगे। तो ये है इसकी डिपेंडेंसी और ये है इसका यूआरएल। तो इस डिपेंडेंसी को हमें कॉपी करना है इस यूआरएल से। तो ये यूआरएल हम ब्राउजर में ओपन करते हैं। इस लिंक को ब्राउजर हमने ओपन कर लिया, यहां मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया और इस वेब पेज पे नीचे के सेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पे मेवन टैब के अंदर ये है इसकी डिपेंडेंसी हमने यहाँ से कॉपी कर ली और इसको हम अपने pom.xml में ऐड कर लेते हैं। तो pom.xml में डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं। तो डिपेंडेंसीज टैग के अंदर हम एक और ये डिपेंडेंसी भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें एक और डिपेंडेंसी डाउनलोड करनी है, कॉपी करना है, वो है log4j API की डिपेंडेंसी। log4j API की डिपेंडेंसी ये भी हमें मेवन रिपोजिटरी से कॉपी करना है। तो ये है उसका लिंक, ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे गिवन है। तो ये लिंक भी हम यूआरएल पे ओपन कर लेते हैं, ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया और यहां से इसकी डिपेंडेंसी हमने कॉपी कर ली, कॉपी, और इसको भी हम pom.xml में डिपेंडेंसी टैग के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल A सारा सेलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल I इंडेंटेशन के लिए। अब दोनों डिपेंडेंसी हमने इसमें ऐड कर ली pom.xml में, कोर की डिपेंडेंसी, log4j कोर की डिपेंडेंसी एंड log4j API की डिपेंडेंसी। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैंने प्रेस किया कंट्रोल S। तो जैसे हम सेव करेंगे तो मेवन रिपोजिटरी से ये दोनों डिपेंडेंसी हमारे लोकल रिपोजिटरी में डाउनलोड हो जाएंगी और कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो यहाँ पे मेवन डिपेंडेंसीज ये फोल्डर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं log4j कोर की जार फाइल और log4j API की जार फाइल, दोनों जार फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई हमारे लोकल रिपोजिटरी में। तो इस तरीके से हम मेवन रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप तो हमने कर लिया, हमने डाउनलोड कर लिया कोर और मेवन रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी में, और हमने डाउनलोड कर लिया log4j API की डिपेंडेंसी भी, इसकी जार फाइल भी हमने डाउनलोड कर ली। अब नेक्स्ट हमें ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हमें क्रिएट करनी है, और वो कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है log4j2.properties, ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए, या फिर हम log4j2.xml फाइल, इन दोनों में से किसी भी एक फाइल को यूज करके हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या होता है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये log4j यूज करता है, जिसमें रन टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए log4j को, वो सारी इंफॉर्मेशन इस प्रॉपर्टी फाइल में या फिर इस XML फाइल में वो सर्च करता है। तो जितनी भी लॉगिंग की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों में से किसी एक फाइल में हम मेंशन करते हैं, स्टोर करते हैं। अब इस फाइल को हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इस फाइल को सबसे पहले तो इस फाइल की जो लोकेशन है वो ये होनी चाहिए, src मेन रिसोर्स फोल्डर। इसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, src मेन रिसोर्स फोल्डर। तो हम अपने प्रोजेक्ट में हम ये फोल्डर सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम आ गए अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है src मेन रिसोर्स फोल्डर। तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए, न्यू के बाद यहाँ पे हम सोर्स फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे फोल्डर का नाम, फोल्डर है हमारा src/main/resource फोल्डर। अब यहाँ पे कह रहा है दिस फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं इसे अभी कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, पहले से क्रिएटेड है। अभी मैं इसे एक बार डिलीट कर देती हूँ, आपको मैं करके दिखाती हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फिर हम जाएंगे सोर्स फोल्डर में
main/resource folder। सॉरी, एक बार फिर से करते हैं। राइट क्लिक, न्यू, सोर्स फोल्डर, src/main/resource और हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो हम ये वाली फाइल क्रिएट करें, प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट करें, या फिर हम XML फाइल क्रिएट करें। पर यहाँ पे हम एक बात का ध्यान देंगे कि हमें यहाँ पे log4j2 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम log4j2 वर्जन हम यूज कर रहे हैं। पुराना वाला वर्जन हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम नया वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें log4j2 मेंशन करना है। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम XML फाइल यूज करके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं log4j का। तो ऑलरेडी मैंने एक XML फाइल क्रिएट किया हुआ है log4j2.xml। अभी हम उसको यूज करते हैं और उसको ही हम समझते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या होता है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारा अवेलेबल है, इसमें ये रहा इसका XML फाइल। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम इसे इस रिसोर्स फोल्डर में ही पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए XML फाइल यहाँ पे क्रिएट आ गया। अब मैंने इसको ओपन किया। अब समझते हैं कि इसके कंटेंट में क्या है, इसमें क्या है XML फाइल में। तो इसमें सबसे पहले है कॉन्फ़िगरेशन टैग, उसके बाद है अपेंडर्स। अपेंडर्स क्या होते हैं? अपेंडर्स हमारे जो भी लॉग मैसेजेस हैं उसके डेस्टिनेशन को बताते हैं कि हमारे लॉग मैसेजेस कहाँ पे सेव होंगे, किधर वो प्रिंट होंगे, कंसोल पे जाएंगे या फाइल में जाएंगे। तो हमारे इस XML फाइल में हमने दो अपेंडर्स क्रिएट किए हैं, दो अपेंडर क्रिएट किया है। अपेंडर्स टैग के अंदर हमने दो अपेंडर क्रिएट किया है। एक अपेंडर किया है लॉग मैसेजेस को कंसोल पे सेंड करने के लिए, और दूसरा अपेंडर क्रिएट किया है लॉग मैसेजेस को हम फाइल में स्टोर करने के लिए। तो ये हमारा पहला अपेंडर, इसमें हमने टाइप दे दिया है कंसोल और नेम में दे दिया है std out, और ये है इसका पैटर्न कि किस तरीके से जो लॉग मैसेजेस होंगे उनका पैटर्न क्या होगा। अभी ये भी पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगी कि इस पैटर्न का क्या मतलब है। और दूसरा है अपेंडर हमारे पास फाइल के लिए, जो हमारे लॉग मैसेज है जो फाइल में सेव होंगे। दूसरा अपेंडर है फाइल के लिए। तो फाइल में है सबसे पहले टाइप अपेंडर, फिर टाइप इज फाइल, और यहाँ पे नेम में हमने दे दिया फाइल, और यहाँ पे हमने पाथ दिया है कि कहाँ पे हमारे मैसेजेस सेव होंगे। यहाँ पे हमने पाथ मेंशन किया है कि फाइल में हम किस फाइल में हमारे मैसेजेस सेव होंगे। तो यहाँ पे हमने पाथ मेंशन कर दिया, और ये है इसका पैटर्न। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे src टेस्ट जावा फोल्डर है, इस फोल्डर में हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं डेमो, दे दिया हमने पैकेज का नाम। और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब इसमें हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू क्लास, या क्लास का नाम दे देते हैं लॉगर डेमो, और इसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन भी ऐड कर लेते हैं, और फिनिश पे क्लिक कर दिया हमने। तो एक क्लास क्रिएट कर लिया लॉगर डेमो के नाम से, और हमने एक मेन मेथड यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने XML फाइल भी क्रिएट कर लिया। XML फाइल क्रिएट करने के बाद हमने क्या करना है, XML फाइल को हमने src मेन रिसोर्स फोल्डर में भी स्टोर कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पैकेज को इंपोर्ट करना है, log4j के पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए ये है स्टेटमेंट org.apache.logging.log4j। log4j के सारे पैकेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे .* यूज किया है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसे अपने कोड में एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया log4j का। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हमें लॉगर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद हमें लॉगर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये है इसका स्टेटमेंट। तो इसको हम अपने कोड में एज इट इज राइट कर लेते हैं। लॉगर रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे दिया हमने लॉग इक्वल्स लॉग मैनेजर डॉट गेट लॉगर, और यहाँ पे हम देंगे क्लास का नाम। तो क्लास का नाम है हमारा लॉगर डेमो। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम क्लास मेंशन कर देते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड।
अब यहाँ पे हमने लॉगर का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इंफॉर्मेशन को लॉग करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इंफॉर्मेशन को लॉग करने के लिए हमारे पास अलग अलग लेवल्स हैं कि हमें कौन से लेवल का इंफॉर्मेशन लॉग करना है। कोड में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स हमारे पास है मैसेजेस को लॉग करने के लिए। तो उसके लिए हम एक यूआरएल ओपन करते हैं log4j की, जहां सारी डिटेल्स दी हुई हैं। कॉपी कर लिया मैंने इसको, ब्राउजर में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे सारे लेवल्स गिवन है कि कौन कौन से लेवल्स हैं। कस्टम लॉग लेवल, तो ये सारे लेवल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑफ करना है, फेटल एरर है। अगर हमें सारे लॉगिंग ही ऑफ करनी है तो ये हम ऑफ यूज करेंगे। अगर फेटल एरर अगर हमें लॉग करना है तो हम ये फेटल कीवर्ड यूज करेंगे। अगर एरर्स को लॉग करना है तो हम एरर कीवर्ड यूज करेंगे। वार्निंग्स हैं तो वार्न यूज करेंगे। इन्फो है तो इन्फो यूज करेंगे। डीबग है तो डीबग यूज करेंगे। वैसे ट्रेस एंड ऑल, ये सारे अलग अलग लेवल्स हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई इन्फो लॉग करना है तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस वेरिएबल का नाम डॉट इन्फो। कोई अगर हमें मैसेज लॉग करना है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है तो यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी हमारा मैसेज है वो राइट कर देंगे, फॉर इन्फो ओनली। और इसके पहले हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी राइट कर लेते हैं। system.out.println दिस इज लॉगर डेमो। यहाँ पे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट भी राइट कर लिया। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज लॉग किया है जो इंफॉर्मेशन टाइप का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन्फो मेथड को कॉल किया है। और बीच में यहाँ पे हमने डबल कोट्स में यहाँ पे हमने जो भी मैसेज हमें लॉग करना है वो मैसेज हमने यहाँ पे राइट कर दिया और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब हम एक और मैसेज राइट करते हैं जो डीबग मैसेज है। डीबग, और यहाँ ब्रैकेट में फॉर डीबग। अब एक दो मैसेजेस और लॉग कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। डीबग हो गया, ये एरर मैसेज हो गया, यहाँ हम डाल देते हैं फॉर एरर ओनली, या यहाँ लिख देते हैं एरर मैसेज। एक वार्निंग भी ऐड कर लेते हैं, ये वार्निंग मैसेज है। तो हमने 3-4 तरह के मैसेजेस यहाँ पे हमने लॉग कर लिए। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब भी log4j क्या करता है, बाय डिफॉल्ट वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इसी पाथ पे सर्च करता है, src मेन रिसोर्स फोल्डर पे। तो यहाँ पे हमने log4j2.xml फाइल क्रिएट की है log4j की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल और यहाँ पे हमारा है कोड। अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आया है दिस इज लॉगर डेमो, बाकी कोई भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ चेक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने फाइल सेलेक्ट किया है, यहाँ पे हमने फाइल सेलेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्सोल सेलेक्ट करेंगे। कॉन्सोल का नाम है स्टैंडर्ड आउट। तो यहाँ पे हम फाइल की जगह यहाँ पे हम कॉन्सोल प्रिंट कर देते हैं, कॉन्सोल राइट कर देते हैं। अब एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए अभी ये सारा मैसेज यहाँ पे कॉन्सोल पे डायरेक्ट हो गया। कॉन्सोल इसका डेस्टिनेशन था क्योंकि अभी हमने log4j.xml में यहाँ पे हमने रेफरेंस में यहाँ पे std आउट कर दिया जो नाम है कॉन्सोल पे प्रिंट करने का। अगर हमें फाइल में मैसेजेस को राइट करना है तो यहाँ पे हम फाइल यूज करेंगे, क्योंकि अपेंडर जो फाइल टाइप जो फाइल का जो अपेंडर है उसका जो हमने नाम लिया है वो लिया है हमने फाइल। तो यहाँ पे हम फाइल यूज करेंगे तो फाइल में चला जाएगा हमारा सारा मैसेज, राइट हो जाएगा। और अगर हम std आउट करेंगे तो हमारा सारा मैसेज कॉन्सोल पे डायरेक्ट हो जाएगा, कॉन्सोल डेस्टिनेशन हो जाएगा मैसेजेस का। अब यहाँ पे एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया है प्रिंट स्टेटमेंट, दिस इज लॉगर डेमो। ये सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे है इन्फो, उसके बाद यहाँ पे है इन्फो।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मैसेज में राइट किया था फॉर इन्फो ओनली, तो वो तो इतना ही मैसेज था, पर इसके अलावा बहुत सारे अदर इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइम है, जैसे कि यहाँ पे टाइम है, और मैसेज का टाइप है कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। जैसे ये इन्फो टाइप का मैसेज था तो यहाँ पे इन्फो आ रहा है, ये डीबग टाइप का मैसेज था तो यहाँ पे डीबग आ रहा है। किस क्लास का है ये मैसेज, तो लॉगर डेमो क्लास का नाम था तो वो भी आ रहा है। तो हम लॉगिंग फ्रेमवर्क यूज करके हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, हम कस्टमाइज इंफॉर्मेशन भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं कंसोल पे या फाइल पे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी आ रहा है कि किस टाइम पे ये मैसेज अकर हुआ था, किस टाइम पे ये इवेंट जनरेट हुआ था इंटरनली रन टाइम पे जब हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा था। तो ये वाला मैसेज जो हमारा लॉग हुआ है इसका टाइम क्या था, किस टाइम पे ये वाला मैसेज एग्जीक्यूट हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लॉग फाइल में या फिर कंसोल पे आ जाएगी अगर हम लॉगिंग फ्रेमवर्क यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये है डीबग इन्फॉर्मेशन जो हमने डाला था वो भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, एरर मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट हो गया, वार्निंग मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये सारे मैसेजेस कंसोल पे लॉग हो गए। तो ये सारे मैसेज तो अभी हमारे लॉग हुए हैं कंसोल पे। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे एक लेवल भी है, रूट लेवल इक्वल्स ऑल। अब इसका क्या मतलब है, अभी हमने यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। अभी हमने यहाँ पे ऑल ऑल दिया हुआ है, तो ऑल का मतलब है कि ऑल एंड इसके ऊपर के जितने भी लेवल्स हैं वो सारे लॉग होंगे। अब हम अगर यहाँ पे एरर दे देंगे, ऑल की जगह अगर हम वहां पे एरर सेट कर देंगे, तो एरर, फेटल एंड ऑफ, सिर्फ ये 3 मैसेजेस ही लॉग होंगे। मतलब एरर के ऊपर के जितने भी लेवल्स होंगे बस वही लॉग होंगे, एरर के नीचे के लेवल के मैसेजेस लॉग नहीं होंगे। अभी आपको एक बार मैं करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया एरर, तो एरर के ऊपर जो हमारे मैसेज हैं सिर्फ है फेटल है एक, तो अभी सिर्फ एक फेटल ही लॉग होगा। फेटल तो हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया, तो कोई भी मैसेज लॉग ही नहीं होगा। एरर ही सिर्फ एक ही लॉग होगा, क्योंकि एरर एंड अबव एरर, तो एरर के ऊपर है, एरर के ऊपर का जो लेवल है वो है फेटल, तो सिर्फ एक ही मैसेज लॉग होगा। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए सिर्फ यहाँ पे एरर ही लॉग हो पाया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लेवल है वो सेट कर दिया है एरर। तो एरर एंड अबव एरर वाले जितने भी लेवल के मैसेजेस हैं सिर्फ वही लॉग होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको फेटल कर देते हैं, या फिर हम एक फेटल मैसेज ऐड ही कर देते हैं। राइट क्लिक, अब ये फेटल मैसेज भी यहाँ पे लॉग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे फेटल मैसेज भी लॉग हो गया। तो अभी हमने चूंकि यहाँ पे एरर सेट किया है लेवल में, तो एरर एंड अबव एरर, तो अबव एरर फेटल था तो दोनों मैसेजेस यहाँ पे लॉग हो गए। तो इस तरीके से हम अलग अलग लेवल सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैसेज की सीवियरिटी के हिसाब से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि फाइल में मैसेजेस कैसे राइट हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आउट की जगह, एसटीडी आउट की जगह यहाँ पे हमें राइट करना है फाइल। हमने यहाँ पे फाइल मेंशन कर दिया, क्योंकि उसका नाम जो हमने दिया है फाइल दिया है। तो यहाँ हमने फाइल कर दिया, और फाइल के बाद यहाँ पे ये रहा इसका पाथ। तो फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी, सी ड्राइव टेम्प लॉग फोल्डर के अंदर ऐप डॉट लॉग के नाम से फाइल क्रिएट होगी। तो अभी से हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी देखिए यहाँ पे कंसोल पे राइट नहीं हुए हमारे मैसेजेस, अब ये फाइल पे राइट हुए हैं। सी ड्राइव टेम्प लॉग के अंदर यहाँ पे हमारे मैसेजेस राइट हो रहे हैं। मैं एक बार इन सबको डिलीट कर देती हूँ और एक बार फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल क्रिएट हो गई। अब हमने इसको ओपन किया, तो ये जो 2 मैसेज हमारे कंसोल पे प्रिंट हो रहे थे अब ये फाइल पे प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम log4j की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं XML फाइल को यूज करके, और उसको हम अपने कोड में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज फाइल यूज करके हम कैसे लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो प्रॉपर्टीज फाइल भी हमें क्रिएट करना है SRC मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर। इस प्रॉपर्टीज फाइल को हमें क्रिएट करना है SRC मेन रिसोर्स फोल्डर के अंदर। उसका नाम होना चाहिए log4j2.properties। तो इस फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं IDE में
और src मेन रिसोर्स फोल्डर पे राइट क्लिक किया, देन न्यू, फिर अदर्स पे गए। अदर पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक जनरल ऑप्शन होगा, जनरल पे क्लिक किया और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे दे देते हैं फाइल का नाम log4j2 डॉट प्रॉपर्टीज और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट कर ली। अब इसमें प्रॉपर्टीज फाइल में हमें लिखना क्या है, इसका कंटेंट क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टीज फाइल क्रिएट किया हुआ है, मैं वहीं से इसका कंटेंट कॉपी करती हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज फाइल है मेरे पास, Ctrl+A Ctrl+C, और इसको हम अपने कोड में एज इट इज पेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला सेक्शन है प्रॉपर्टी फाइल नेम का। ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है लॉग्स। दूसरा है अपेंडर्स। इसमें हमारे पास दो टाइप्स के अपेंडर्स हैं। अपेंडर्स मैंने जैसा कि आपको बताया, ये हमें बताता है कि हमें लॉग मैसेजेस का डेस्टिनेशन कहाँ है, हमें कंसोल पे उसको सेंड करना है लॉग मैसेजेस को या फाइल में राइट करना है। तो यहाँ पे हमने दो अपेंडर्स लिए हैं, एक कंसोल लिया है, दूसरा हमने फाइल लिया है। तो ये हमारा पहला अपेंडर कंसोल पे राइट करने के लिए मैसेजेस को, कंसोल डेस्टिनेशन के लिए, जिसमें टाइप हमने लिया अपेंडर डॉट कंसोल डॉट टाइप, कंसोल लिया, नेम std out एंड उसका लेआउट लिया, यह है उसका पैटर्न कि हमें किस तरीके से मैसेजेस को राइट करना है। यह है लेवल, फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम भी लिया है हमने। इस वाले एग्जांपल में हमने डेट भी लिया हुआ है और टाइम भी लिया है। XML फाइल जब हमने यूज किया था तो हमने सिर्फ यहाँ पे हमने डेट लिया था, टाइम लिया था, डेट नहीं लिया था पैटर्न में, पर इसमें हमने साथ में डेट भी लिया है। और फिर उसके बाद है यहाँ पे हमारा मैसेज, जो भी मैसेज कस्टमाइज मैसेज है वो यहाँ पे मैसेज राइट करना है हाइफन के बाद। तो ये तो हो गया इसका पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट अपेंडर है हमारा फाइल, अपेंडर डॉट फाइल डॉट टाइप इक्वल्स फाइल। तो ये हो गया फाइल का, ये हो गया टाइप, फाइल टाइप हो गया। फिर उसके बाद नेम दे दिया हमने लॉग फाइल, और यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया हमने। अब यहाँ पे जो हमने फाइल नेम इक्वल्स लॉग दिया था ना, तो इससे क्या होगा कि हमारे इसी प्रोजेक्ट में एक लॉग नाम से, एक लॉग्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उस फोल्डर में एक फाइल जनरेट होगी mylog.logs के नाम से। उस फोल्डर में फाइल जनरेट होगी mylogs.logs के नाम से। आप चाहो तो अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे पाथ वगैरह आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फाइल का पैटर्न हो गया, जैसा अभी हमने कंसोल पे पैटर्न रखा था सेम पैटर्न हमने फाइल के पैटर्न में भी यूज किया है। और यहाँ पे ये है फाइल में राइट करने के लिए लॉगर्स इक्वल्स फाइल, फाइल डॉट नेम इज लॉगर डेमो, ये नाम हमने इस फाइल से लिया है। जो हमारी क्लास है, जो हमारा पैकेज है, पैकेज में जो हमने क्लास क्रिएट किया है, ये क्लास का नाम हमने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद जो लेवल हमने सेट किया है वो डीबग लेवल सेट किया है। XML फाइल में हमने जो लेवल सेट किया था वो हमने यहाँ पे पहले इनिशियली ऑल था यहाँ पे, फिर बाद में हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको एरर चेंज कर दिया था। पर अभी हमने इसमें क्या किया, हमने जो लेवल सेट किया है वो डीबग सेट किया है। तो उससे क्या होगा, डीबग एंड अबव डीबग, डीबग एंड अबव डीबग जितने भी मैसेजेस होंगे, जितने भी डीबग एंड अबव डीबग लेवल के मैसेजेस होंगे, वो सारे मैसेजेस कंसोल पे और फिर फाइल पे राइट होंगे। और यहाँ पे अपेंडर रेफरेंस इक्वल्स फाइल, ये ठीक है। लॉगर डॉट फाइल अपेंडर रेफरेंस डॉट फाइल डॉट रेफरेंस, यहाँ पे हमें लॉगर, ये जो हमारा हमने ये जो अपेंडर क्रिएट किया था ये फाइल का नाम है, फाइल डॉट नेम इक्वल्स लॉग फाइल, ये नाम हमने यहाँ पे यूज किया है फाइल में राइट करने के लिए। और उसके बाद जो सेक्शन है ये है रूट डॉट लेवल इक्वल्स डीबग, ये कंसोल पे राइट करने के लिए है। और यहाँ पे हमने कंसोल के लिए जो हमने अपेंडर क्रिएट किया था उसका नाम यूज किया है, कंसोल डॉट नेम इक्वल्स std out, ये नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया है, यूज किया है। तो अब ऐसा करते हैं, हम इस XML फाइल को डिलीट कर देते हैं। और अभी हम ये प्रॉपर्टीज फाइल यूज करेंगे लॉगिंग की सेटिंग्स के लिए, लॉगिंग के कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, ये सारे मैसेजेस
जितने भी डीबग एंड अबव लेवल के मैसेजेस थे, डीबग एंड अबव लेवल के जितने भी मैसेजेस थे वो सारे कंसोल पे राइट हो गए। वो कौन कौन से थे? इन्फो वार्निंग एरर फेटल, इन्फो वार्निंग एरर फेटल। तो इन्फो वार्निंग एरर फेटल एंड डीबग एंड अबव, तो सारे मैसेजेस यहाँ पे राइट हो गए। अब हम देखते हैं कि फाइल में राइट हुआ या नहीं हुआ। तो एक बार हम इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एक लॉग्स नाम से फोल्डर क्रिएट होना चाहिए। इसको हमने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे लॉग्स नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया और इसके अंदर mylogs.log एक फाइल जनरेट हुई है। इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो ये देखिए जो मैसेजेस हमारे कंसोल पे राइट हुए थे लॉगर के थ्रू, वो सारे मैसेजेस यहाँ पे हमारे लॉग फाइल में भी राइट हो गए हैं। लेकिन सिर्फ जो हमने लॉगर यूज करके राइट किए थे वही यहाँ पे राइट हुए हैं। जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके राइट किया था वो उसमें राइट नहीं हुआ है लॉग फाइल में, क्योंकि यहाँ पे हम लॉगर यूज कर रहे हैं, लॉगिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। अब अगर हमें लॉगिंग ऑफ करना है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी मैसेजेस लॉग हो, अगर हमें सारी लॉगिंग ऑफ करनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे log4j2.properties में जाएंगे और यहाँ से हम लॉगिंग ऑफ कर देंगे। तो हम एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये रहा इसका mylog.log फोल्डर, और यहाँ पे जो लास्ट मैसेज लॉग हुआ था वो 4209,520 पे लॉग हुआ था। अब हम इसकी लॉगिंग ऑफ कर देते हैं, तो फाइल में भी कोई मैसेज राइट नहीं होना चाहिए, कंसोल पे भी कोई मैसेज राइट नहीं होना चाहिए। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज फोल्डर में और यहाँ से हम लॉगिंग ऑफ कर देते हैं, लेवल इक्वल्स ऑफ, और हम जाते हैं लॉगर डेमो में, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए कंसोल पे भी कुछ भी लॉग नहीं हुआ। अब हम लॉग फाइल में भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने लॉगिंग ऑफ कर दी है। लॉग फाइल में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक, रिफ्रेश, इसको ओपन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ भी कोई मैसेज लॉग नहीं हुआ, जो लास्ट मैसेज हमारा लॉग हुआ था वही लास्ट लॉग है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज फाइल में चेक कर सकते हैं, लॉगिंग वगैरह की सेटिंग हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया लॉगिंग क्या होता है और किस तरीके से log4j फ्रेमवर्क यूज करके हम ऑटोमेशन कोड में लॉगिंग करते हैं, लॉगिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इनको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा। तो आज के सेशन का सारा कोड गिटहब पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।